सुबह के 6 बज गए थे। अनुषा नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में उसका पहला दिन जो था, वरना घर में मजाल क्या कि वह कभी सुबह 8 बजे से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने समझाया था, बेटी, लड़कियाँ कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोजाना सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ न छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोना और मुँह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। जिस अंदाज में अनुषा ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अनुषा ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भीगी जुल्फें संवारते हुए प्यार भरी नज़रों से उसने बेसुध भुवन की तरफ देखा। भुवन से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफ़ा मिले थे। इसी दरमियान उसके दिल में भुवन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज कर अपने प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर अनुषा सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां का आनंद ले रहे थे। अनुषा ने उसको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया तो ससुर ने आशीष स्वरूप उसे 1000 के 5 नोट दिए। सास ने अपने गले से सोने की चैन निकाल कर दी। तब तक भुवन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। भुवन ने अनुषा को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए 2-3 दिन मीटिंग और दूसरे काम निपटा कर अगले सप्ताह दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। इसके लिए भुवन ने 10 दिनों की छुट्टी भी ले रखी थी। भुवन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी भुवन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो अनुषा को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। तब तक कामवाली भी आ गई थी। अनुषा को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नज़रों से देखने के बाद धीरे से बोली, शायद अब भुवन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? कामवाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से में अनुषा ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बस बहुरानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2-3 दिन इंतज़ार कर लो, कहकर वह काम में लग गई। फिर अनुषा की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहुरानी बड़ी खूबसूरत हो तुम। अनुषा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन अनुषा भुवन के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। दोपहर में भुवन का फ़ोन आया। दोनों ने आधे घंटे
प्यार भरी बातें की। शाम में भुवन को आने में देर हुई तो अनुषा ने सास से पूछा। सास ने निश्चिंता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 8 बजे के करीब भुवन घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी। लंबी, छरहरी, नज़ाकत और अदाओं से लबरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। होठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मैडम से कम नहीं लग रही थी। अनुषा को भरपूर निगाहों से देखने के बाद भुवन की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस तो ये है आपकी, बेटर ऑफ अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज में कहा, भुवन, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे। उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुनकर अनुषा की भावें चढ़ गई। उसने परसवाचक नज़रों से भुवन की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा। सास ने नज़रें नीचे कर ली और भुवन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार टीना, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है, मैं तो हकीकत बयां कर रही हूँ। वैसे अनुषा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आगे भी मुलाकातें होती रहेगी। हमारी आखिर में भुवन की दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हुई ना, बेटर ऑफ जो हो तुम। उसकी वह बार बार बेटर ऑफ शब्द पर जोर दे रही थी। अनुषा उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। टीना ने फिर से अदाएं बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं है ना भुवन। 5-10 मिनट रुककर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। भुवन उसे घर छोड़ने चला गया। अनुषा ने सास से सवाल किया, ये कौन है माजी जो भुवन पर इतना अधिकार दिखा रही है। देखो बेटा, अब तुम भुवन की पत्नी हो, इसलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है ही कि वह कौन थी। दरअसल बेटा, तुम्हें उसको भुवन की ज़िंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा, हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है। बेटे, पर क्यों सासू माँ, क्या भुवन का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान है हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर भुवन को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है। उसने अपने पावर का उपयोग कर भुवन को काफ़ी अच्छा ओहदा दिया है। बस भुवन पसंद है उसे और कुछ नहीं। इतना कम है क्या सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाती है भुवन पर। बहू, कभी कभी हमें ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1-2 बार भुवन ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। भुवन के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले भुवन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है। सुबह भुवन 1 घंटा
जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है, बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि टीना को भुवन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दिया आप लोगों ने? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? बेटा, टीना शादीशुदा है, उसकी शादी भुवन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी जिंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर अनुषा विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही बातें याद आ गई कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में भुवन वापस लौट आया। खा पीकर और बर्तन निपटा कर जब अनुषा अपने कमरे में पहुंची तो देखा भुवन टीना से बातें कर रहा है। अनुषा को देखते ही उसने फ़ोन काट दिया और अनुषा को बाहों में भरने लगा। अनुषा छिटक कर अलग हो गई और उलाहने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे? भुवन हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुक अप कर लेता हूँ, बस। और क्या खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडअप बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए भुवन सहसा ही सीरियस हो गया। देखो अनुषा, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरी। मेरे जीवन का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है भुवन, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस टीना को तुमने इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो न, कहकर भुवन ने लाइटें बंद कर दी और न चाहते हुए भी अनुषा को समर्पण करना पड़ा। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही टीना घर आ धमकती। वह जब भी आती भुवन के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और अनुषा पर व्यंग कसती। एक दिन भुवन के बालों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए शौख आवाज में बोली, एक राज बताऊं अनुषा, तुम्हारे काम में आएगा। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर टीना ने बोलना जारी रखा। पता है भुवन कब खुद पर काबू नहीं रख सकता? कब? भुवन ने टोका तो हंसते हुए टीना बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब जाए, फिर तो भुवन का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर भुवन सकपका गया और टीना हंसती हुई बोली, वैसे अनुषा एक बात और बताऊं? भुवन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए टीना ने कहा तो अनुषा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अनुषा को भी ज्यादा जलाती हुई टीना बोलने लगी, काले टी शर्ट और ड्रेस जीन्स में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी भरे। अनुषा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर टीना ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो भुवन,
तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है। अनुषा का गुस्सा देख भुवन टीना के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नज़ाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई टीना बोली, यह तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा, तौबा, दिल का सुकून छिन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी न हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ टीना अक्सर करती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन रविवार था। भुवन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। अनुषा दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनुषा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने टीना खड़ी, खुले बाल, स्लीवलेस बॉटम टॉप और जींस के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में। उसे देखकर अनुषा का चेहरा बन गया। टीना नकली हंसी बिखेरती अंदाज घुस आई और पूछा, नई दुल्हन, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। ओके, मैं मिलकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। अनुषा के इस कथन पर टीना ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी, सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही है। उसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह भुवन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनुषा ने सवालिया नज़रों से सास की तरफ देखा तो सास ने नज़रें नीची कर ली। टीना ने भुवन के कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला। उतनी देर अनुषा के सीने में आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। सास ने उसे समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे विमुख नहीं। कृष्ण का ही उदाहरण ले, जिनकी 16,000 रानियाँ थी। रानी रुक्मणी के साथ साथ राधा से भी उनके संबंध थे। पांडु और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं तो इंद्र ने भी अहिल्या के साथ। माँ जी, आप प्लीज़ अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेला रहने दीजिए। एक बात बताइए माँ जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई अनुषा बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो सास ने दबी आवाज़ में कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे भभूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। अनुषा को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझा कर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीरान में उस बाबा का आश्रम काफ़ी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें अनुषा को
शराब जैसी जहरीली लग रही थी। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाज़ें निकालना अनुषा को बहुत कष्ट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टीना को उसकी ज़िंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए तो उसे ही कुछ करना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासना पूरित नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। अनुषा को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। सास ने समस्या बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपकरण किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बच्ची, तुम्हें 18 दिन केवल एक वक्त खा कर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं बल्कि केवल मीठा। इसके साथ ही 18 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। काली बाड़ी के पास वाले मंदिर में रोजाना 11 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 90,000 का खर्च आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप कहें, सास ने हाथ जोड़कर कहा। अनुषा उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही बिफर पड़ी। माँ जी, मुझे ऐसे उलझुल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर ढूंढ सकूँ। अनुषा का गुस्सा देखकर सास चुप रह गई। इधर अनुषा देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी सोच विचार किया और फिर उसे रास्ता नज़र आ ही गया। अनुषा ने पहले टीना के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमज़ोर नस पकड़ सके। सारी जानकारियाँ एकत्र की। जल्द ही उससे पता लग गया कि टीना का पति रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी काफ़ी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था, अनुषा ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई। दुकान का मालिक यानी टीना का पति विराज करीब 40 साल का एक सीधा साधा सा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफ़ी कम थे। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी थी। अनुषा ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी विराज के शहर की है। फिर क्या था, विराज उस पर अधिक ध्यान देने लगा। अनुषा ने एक महंगा सूट खरीदा और घर चली आई। 2-3 दिन बाद वह फिर उसी दुकान में पहुंची और कुछ कपड़े खरीद लिए। विराज ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो अनुषा भी बैठकर उससे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति भुवन टीना के ऑफिस में काम करता है। विराज टीना और भुवन के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था, इसलिए अनुषा से और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। अनुषा अब अक्सर विराज की शॉप पर जाने लगी और उसे देर तक बातें भी करती। जल्दी ही विराज से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि विराज ने उसे घर आने को भी आमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन अनुषा टीना की गैर मौजूदगी में विराज के घर पहुंच गई।
विराज ने उसकी काफ़ी आवभगत की और दोनों ने दोस्त की तरह साथ समय व्यतीत किया। चलते समय अनुषा ने जानबूझकर टीना के बेड पर कोने में अपना हेयर पिन रख दिया। रात में तब टीना ने वह हेयर पिन देखा तो बौखला गई और विराज से सवाल करने लगी। विराज ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही अनुषा फिर विराज के घर पहुंच गई। इस बात वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। टीना ने जब लेडीज दुपट्टा बाथरूम में देखा तो आपे से बाहर हो गई और विराज पर उंगली उठाने लगी। ये दुपट्टा किसका है विराज? बताओ, किसके साथ रंग रलियां मना रहे थे तुम? पागल मत बनो टीना, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंग रलियां नहीं मनाता। विराज का गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह क्या कहना चाहते हो? बोलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो। मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत। देखो टीना, मैं जानता हूँ एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, अनुषा नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन जानो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरलिया मनाना कह सको। तब टीना थोड़ी सावधान हो गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए अनुषा उसके पति पर डोरे डाल रही है। टीना ने अब भुवन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। इधर अनुषा फिर से विराज के घर पहुंची। इस बार वह विराज के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आई थी। यह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। विराज को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजना अनुसार अनुषा ने अपनी इस्तेमाल की हुई एक सैनिटरी नैपकिन टीना के बाथरूम के स्टैंड में डाल दिया। फिर विराज से इजाज़त लेकर वह घर लौट आई। अनुषा को संदेह सा हो गया था कि आज रात या कल सुबह टीना कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह टीना अनुषा के घर धमक आई। वह बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी, मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा। अनुषा, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई अनुषा किचन से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ तो अब बताओ क्या करोगी? तुम मेरे पति पर डोरे डालोगी, वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या करोगी? अनुषा का सवाल सुनकर वह बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार अनुषा, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो ना टीना, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारे पति की और कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। कैसी औरत हो तुम, जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती। दर्द तुम नहीं सह सकती, वह दूसरों को क्या देती हो। दूर खड़ा भुवन दोनों की बातें सुन रहा था।
उसकी आंखें खुल गई थी। मन ही मन अनुषा की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब तक टीना भी सबके आके अपना मजाक बनता देख संभल चुकी थी। अनुषा की बातें का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती तो उस जलन के एहसास ने टीना को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद भुवन पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी।